Assalamu alaikum dear students. Today our topic is Galileo's observation. आज हम बात करेंगे कि गैलीलियोस की ऑब्जर्वेशन क्या थी रिगार्डिंग द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ओवर एन इंक्लाइनड प्लेन। तो इससे पहले आपको याद होगा हमने बात की थी रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ द फोर्स एंड रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ द फोर्स दैट इज बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में हमने बात की है, ठीक है ना। इससे पहले कि हम पढ़ेंगे, हम एक्चुअली डिस्कस करेंगे द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। हम देखेंगे कि गैलीलियो की क्या ऑब्जर्वेशन थे, उसने क्या कंक्लूजन ड्रा किए थे जब उसने मोशन को स्टडी किया, मतलब ओवर एन इंक्लाइनड प्लेन। उसने क्या किया कि उसने अपने ऑब्जर्वेशन जो उसने मोशन की, उसने एक मार्बल बॉल को लिया, एक स्मॉल मार्बल बॉल लिया, इसको उसने रोल कराया ओवर द इंक्लाइनड सरफेस ऑफ द इंक्लाइनड प्लेन। उसने इस बॉल को एक्चुअली इसकी मोशन को स्टडी किया ओवर the inclined plane which was actually inclined on both the sides, and it was having two inclined sides। इस inclined plane के दो sides थे, this and this। उसने क्या किया, उसने देखा कि when the marble this small marble ball it rolls down over an ideal frictionless inclined plane। तो फिर उसने क्या कंक्लूड किया, जब ये बॉल इस प्लान पे चल रही है जो कि फ्रिक्शनलेस है, जिसकी कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो उसने ऑब्जर्व किया पहले कि इस बॉल की वेलोसिटी वो बढ़ रही थी जब ये नीचे की तरफ रोल हो रही थी ये गेंद, ठीक है ना, या ये बॉल मार्बल की, इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही थी। क्यों इंक्रीज हो रही थी? ड्यू टू द प्रेजेंस और ड्यू टू द फोर्स और ड्यू टू द अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ फेवरिंग ग्रेविटी। क्योंकि जब ये बॉल नीचे की तरफ आ रही थी कि उसकी वेलोसिटी बढ़ रही थी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी की तरफ इट वाज गोइंग डाउनवर्ड्स। तो यहाँ पे ग्रेविटी भी बढ़ रही थी, उसे इसकी ग्रेविटी की वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ रही थी। यहाँ पे जो अनबैलेंस्ड फोर्स था दैट वाज द इंक्रीजिंग ग्रेविटी, ठीक है ना। तो upon reaching the bottom of the incline, जब ये बॉल यहाँ पे बॉटम पे पहुंच गई, after covering the distance s over the height h of an inclined plane, now इस बॉटम पे जब ये पहुंच गई, now it started to climb up on the right side of the inclined plane। लेफ्ट साइड से जब ये नीचे की तरफ आ गई, जब बॉटम पे पहुंच गई, तो अब इसने यहां से शुरू किया किसकी तरफ जाना, यानी कि ये क्लाइम अप हो गई ऑन द राइट साइड ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। लेकिन जब उसने क्लाइम किया ऊपर की तरफ, जब ये ऊपर की तरफ चढ़ने लगी ये बॉल, इसकी वेलोसिटी इट वाज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग। क्यों? ड्यू टू द अनबैलेंस्ड अपोजिंग ग्रेविटी। यहां से इस बॉल के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स था दैट वाज अपोजिंग, क्योंकि वो डाउनवर्ड्स की तरफ था, तो बॉल ऊपर की तरफ जा रही थी, तो इसकी वेलोसिटी कम हो रही थी। लेकिन ये उसने देखा कि अगर एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन वाज थीटा and the angle of inclination on the right side, in right side it was theta 1, ठीक है ना, थीटा 1 था। तो उस वक्त उसने ये देखा कि उसने जो यहां से डिस्टेंस कवर की थी, सपोज दैट इज s1, जब उसने क्लाइम किया, तो ये डिस्टेंस मतलब किसके बराबर थी, s के बराबर, यानी कि when theta was equal to theta 1, distance s
इज इक्वल टू S1। उसका मतलब ये हुआ कि जितनी इंक्लाइनेशन इस साइड में है इतनी ही यहाँ पे उस वक्त जो ये बॉल ने डिस्टेंस कवर की तो वो H1 थी, लेकिन हाइट तो सेम रहेगी, जो H यहाँ पे थी यहाँ थे, लेकिन यहाँ जो कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑन द लेफ्ट साइड इट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑन द राइट साइड। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय द marble ball or the small rolling marble ball that is same on both sides of the inclined plane। तो फिर उसने क्या देखा कि उसने यही फिर जब उस इफ एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इज डिक्रीज्ड, अगर हम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन को फर्दर मतलब डिक्रीज करेंगे, सपोज दिस इज द एंगल ऑफ दिस सॉरी दिस इज द आप इस थीटा जो है ना, आप जो यहाँ पे एंगल बन रहा है दैट इज थीटा 2, ये इससे लेस है थीटा 1 से। और इफ थीटा 2 is less than theta 1 which is equal to theta, here what will be the distance? Here distance covered that is S2 by the marble ball that will be more, ठीक है ना, that will be greater than, यानी कि S2 जो है that will be greater than S1 which is equal to S, ठीक है ना। अगर इस एंगल और लेफ्ट साइड में जो एंगल ऑफ इंक्लाइन है अगर इसको हम फर्दर डिक्रीज करेंगे, सपोज थीटा 3, अब हम थीटा 3 में देखेंगे, अरे जी इसको हम फर्दर डिक्रीज कर रहे हैं यहाँ पे थीटा 3। इफ इट मतलब द angle of inclination on the left side that is theta 3 is less than theta 2, here यानी कि less than theta 1 which is equal to theta। यहाँ पे जो distance covered by the body that is S3 that will be more, S3 will be larger than S2, तो यहाँ पे S3 is greater than S2 is greater than S1 is equal to S, यानी कि जितना यहाँ पे थीटा on the left side it is going on decreasing, the distance covering by the body it is going on increasing for attaining the same height that is H। तो इन तीनों केस में एक चीज तो कॉमन है, कोई भी एंगल जितना भी हम एंगल को डिक्रीज कर रहे हैं लेकिन जो ये बॉल अटेन हाइट कर रही है वो सेम है, ठीक है ना। तो उसका यहाँ पे यही लग रहा है कि अगर ये जो है ना लेफ्ट साइड ऑफ दिस इंक्लाइनेड प्लेन इट इज मेड हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये बॉडी जो है इट विल कवर द डिस्टेंस टिल इट विल कवर द डिस्टेंस, इट विल मतलब ये मतलब डिस्टेंस कवर करती रहेगी टिल इट विल अटेन द हाइट एच। अगर इसको हम इंक्लाइन करेंगे ऐसे मतलब इसको हम हॉरिजॉन्टल करेंगे इस मतलब यहाँ पे जो ये मतलब लेफ्ट साइड का जो इंक्लाइनेड प्लेन है अगर ये हॉरिजॉन्टल होगा दैट मीन्स एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस प्लेन इज मेड 0। उस वक्त हमें ये लगेगा कि ये बॉडी जो है इट विल मूव कंटिन्यूअसली till it will attain this original height h, ठीक है ना, बिफोर इट विल स्टॉप, यानी कि रुकने से पहले ये मतलब कंटिन्यूअसली मतलब चलती रहेगी जब तक ये हाइट h को अटेन करेगी। यहाँ पे यही उसने फिर ऑब्जर्व किया, यहाँ पे लग रहा है कि जैसे कि ये बॉल ऐसे जा रही है इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर कि ऐसे जा रही है कि जैसे कि इसके ऊपर अब कोई मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। उसने यही तो अल्टीमेटली व्हाट ही हैज ऑब्जर्व्ड दैट his final observation was that what he concluded from this observation is that
उसका यही मानना था, द अनबैलेंस्ड फोर्स इज only required to initiate the motion of a body, that is to actually change its state from the rest. Then there is no need to there is no need of the unbalanced force to maintain this uniform motion of the object along the straight line. ये उसका मानना था कि सिर्फ जो अनबैलेंस्ड फोर्स है ये जरूरत पड़ता है कि मोशन को इनिशिएट करने में, लेकिन फिर जब ये चलेगी बॉडी अलोंग द स्ट्रेट लाइन इन यूनिफॉर्म मोशन, उसके लिए किसी मतलब कोई किसी इन अनबैलेंस्ड फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये तो तब ठीक है, बट दिस कंडीशन दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि फ्रिक्शन तो कुछ न कुछ होती है दो सरफेसेस के दौरान। वी विल बी नॉट एबल टू हैव वी विल नॉट actually we will be not able to have the frictionless surface, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन मतलब इस तरह मतलब अब यहाँ पे जो उसके ऑब्जर्वेशन के मुताबिक हम उसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे फाइनली हम यही कहेंगे कि जब जो मतलब गैलीलियो है उसका यही मानना है कि जब एक सरफेस एक आइडियल सरफेस होगी, एक फ्रिक्शनलेस सरफेस होगी, जब इसके ऊपर एक बॉल को हम मतलब ड्रॉप करेंगे इसके इंक्लाइन के ऊपर, अगर दूसरी तरफ इसकी सरफेस जो है वो क्या होगी हॉरिजॉन्टल, तो उसका यही मानना है this unbalanced force is only required to initiate the motion of the body, but to maintain this uniform motion no external unbalanced force is needed. तो कोई फोर्स किसी भी फोर्स की आप जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी यूनिफॉर्म मोशन को सस्टेन करने में या मेंटेन करने में। दिस इज व्हाट Galileo has observed. So here today we will conclude here. Next time we will talk about the Newton's laws of motion, that is Newton's first law of motion के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। Till then, fi amanillah.